आप लोगों का ऑनलाइन मंच पर स्वागत है। हम लोग इस कोरोना काल में पूरी तरह से वर्चुअली ही आपस में जुड़ रहे हैं क्लासेस में। आप लोग से यही अनुरोध है मेरा, आप लोगों से यही सलाह है कि आप लोग कोरोना में बहुत ही अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने घर पे रखिए, है ना। क्योंकि इस समय बहुत ही तेज़ी से लगभग कम्युनिटी स्टेज में इंडिया में ट्रांसफ़र चला गया है और बहुत ही स्थितियाँ गड़बड़ होते जा रही हैं। तो आप सभी लोग एक मास्क का प्रयोग करें, कोशिश करें कि कम से कम जो डिस्टेंस हो वो 5 मीटर की डिस्टेंस हो एक दूसरे से। अगर आप लोग सार्वजनिक रूप से कहीं गए हुए हैं, आने जाने के बाद मास्क अपना हाथ ज़रूर धुलें। इसके साथ ही जितना भी आप सैनिटाइज़र या फिर हैंड वॉश का प्रयोग कर सकते हैं, लगता है जब आपको ज़रूरी है करना तब आप करते रहिए। दूसरों को भी सलाह देते रहिए, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी ज़िम्मेदारी है जो मैं ये कर रहा हूँ। आप लोगों की भी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तो आज की मेरी अपनी क्लास का जो विषय है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धर्म का अधिकार है जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है। इसके साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है, धार्मिक और शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो माइनॉरिटीज को दिए गए हैं वो है, ठीक है। तो यानी हम लोग आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 30 तक पढ़ेंगे। इसके बाद 31 जो है, जो संपत्ति का अधिकार पहले दिया हुआ था, जो बाद में उसको कुछ बहुत अर्थों तक उसको हटा करके अलग से कानूनी अधिकारों में 300A में कर दिया गया, और उसके कुछ उपबंध 31A B C जो थे वो पहले क्या थे और अब उनकी क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में, यानी जो 31 का जो इस समय का फिलहाल जो स्टेटस है उसके बारे में यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग 23 से लेकर के 35 तक जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का आज का जो आर्टिकल 23 जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये जो अधिकार मिला हुआ है 23 आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 है, और अनुच्छेद 24 जो है ये इनकी जो प्रकृति है, ये जैसे अनुच्छेद 17 था जो कि अनटचेबिलिटी से संबंधित था, उसमें यह व्यक्ति के विरुद्ध भी, जैसे राज्य जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो सारे के सारे राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। यानी राज्य के विरुद्ध आप उसका प्रयोग करते हुए कोर्ट में जा करके जो भी राज्य से संबंधित अथॉरिटीज हैं, जिसका डिफिनीशन आर्टिकल 12 में दिया गया है, मैं पहले बता चुका हूँ, उसके तहत आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, 32 का प्रयोग करते हुए, और बहुत सारे प्रावधानों के अंतर्गत जो लेजिस्लेशन हुआ उसके बाद अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट जा सकते हैं। 32 का प्रयोग करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 32 का ही वर्णन है, यानी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन आगे चल के उसको चूंकि बहुत ज़्यादा लोड था तो 226 के अंतर्गत उसमें उसको हाईकोर्ट को भी ये पावर ट्रांसफ़र कर दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो जो अनटचेबिलिटी का जो कानून था, जो मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति के विरुद्ध भी मिला हुआ है, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी को जाति सूचक प्रयोग करता है, शब्दों का प्रयोग करता है, गाली देता है, अभद्रता करता है, छुआछूत को प्रैक्टिस करता है, या उसको सही ठहराता है, चाहे वो कहीं किसी भी आधार पे उसको कहता हो कि नहीं हमारे धर्म में ऐसा था, पुरानी व्यवस्था थी, ये है, तो इन सभी के कारण उसको जो छुआछूत निवारण अधिनियम जो था उसके तहत उसको कार्रवाई हो सकती थी। फिर सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसके आधार पे 1 से 2 साल तक उनको कार्रवाई इस आधार पे की जा सकती है। यानी सिर्फ राज्य ही के विरुद्ध नहीं जाया जा सकता, किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जाया जा सकता है, किसी अधिकारी के विरुद्ध जाया जा सकता है। अधिकारी तो राज्य के अंतर्गत आता है, अपनी परिभाषा की सीमाओं के अंतर्गत राज्य के, लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति या पर्सनल व्यक्ति ऐसा करता है तो उस आधार पर भी जाया जा सकता है। ठीक वैसा ही व्यवस्था आर्टिकल 24 में भी की गई है, यानी यह सीधे सीधे जो व्यवस्था है इसमें व्यक्ति के विरुद्ध भी ये अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल वाइज आएंगे। आर्टिकल 23 जो है उसके बारे में मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। कोई कमेंट बॉक्स में कर देगा या बता दे मुझे कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। हो रही है स्क्रीन शेयर? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोलिए भाई, कोई तो बोल दे।
शोषण के विरुद्ध अधिकार वगैरह ये सब चीजें क्लियर हैं, आप लोगों को विजिबल है? यस यस यस। ओके ओके, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आप लोगों को सामने ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 23 और 24 है, जो कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। मानव का दुर्व्यवहार, जिसको इंग्लिश में टर्म है ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है, और बलात्कार श्रम मतलब फोर्स ट्रेवल। फोर्स लेबर का मतलब, बलात्कार श्रम का मतलब आप लोग सुने होंगे बेगारी वाली जो व्यवस्था है, तो ये बेगार श्रम तो नहीं हुआ। बेगारी का मतलब आप किसी से काम कराएं और पैसा न दें, या फिर काम कराते हों, कम पैसा देते हों, या ज़बरदस्ती किसी को काम कराते हों, वो फोर्स लेबर के अंतर्गत आता है। और एक होता था बधुआ श्रम, बधुआ मजदूरी होती थी, जिसमें हेरिडिटी के आधार पर सीधे सीधे उनको बॉन्डेड लेबर जिसको बोला जाता है, कि एक किसान था या ऐसा कोई निर्धन तबका था जिसको जमींदार लोग उनको पूरी तरह से अपने दास की तरह से अपने अंदर अधीन कर लेते थे, और उनसे वो तमाम काम कराते थे। बदले में सिर्फ उनको खाने पीने और जीवन निर्वाह तक की स्थितियां उनके पास रहती थी, उनको कोई बहुत अधिकार वगैरह नहीं था। और इस प्रकार का जो होता है ये सारा कुछ प्रतिषेध, यानी ह्यूमन ट्रैफिक का मतलब मानव का दुर्व्यापार। मानव का दुर्व्यापार का मतलब ये हो गया कि महिलाओं को, चाहे वो वेश्यावृत्ति की वजह से हो, चाहे काम कराने की वजह से हो, जो एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है, या फिर जैसे नेपाल से आप देखते होंगे तमाम इस तरह की चीज़ें आती हैं और बार बार ये एक न्यूज़ हम लोगों के मीडिया में बना रहता है। या फिर इंडिया से जो मिडिल ईस्ट के देशों में महिलाओं को ले जाया जाता है, या फिर कैसा भी अभी आप देखें सोनू पंजाबी का जो प्रकरण दिल्ली में आया, जो प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित सारा है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमारे संविधान के इसी आर्टिकल के तहत 23 के अंतर्गत मानव के व्यापार और बलात्कार से प्रतिषेध की व्यवस्था की गई है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर की व्यवस्था अनुच्छेद 23 करता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों से संबंधित यह है कि बच्चों को पकड़ करके भीख मांगने की व्यवस्था आप देखते होंगे मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, या फिर तमाम रेलवे स्टेशन के सामने एक चेन उनका सीधे सीधे चलता है, और उस आशय से वो लोग उनको बच्चों को पकड़ के एबडक्ट करके बाहर से किडनैप करके लेके आते हैं, या फिर अपने ही बच्चों को वो भीख वगैरह मंगवाते हैं, या फिर उससे संबंधित महिलाओं को और बच्चों को वो इन्हीं सब जो ट्रेड होता है, इन्हीं सब व्यापारों के में इनको वो लाने के लिए एक दूसरे से आपस में पर्सनली वो खरीद फरोख्त इनकी करते हैं। तो ये इससे संबंधित जो हुआ वो मानव का दुर्व्यापार इसको बोला जाता है, ठीक है। और बच्चों का व्यापार, चाहे वो गरीबी से संबंधित हो, या फिर साउथ में देवदासी, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लें आप। देवदासी, हाँ बोलिए, कौन, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। देवदासी और दास प्रथा जो है वो साउथ में ये चीज़ आई थी, और साउथ में पहले व्याप्त था कि मंदिरों में और जो धार्मिक संस्थानों में देवदासियां बना ली जाती थी, और दास प्रथा वगैरह का ये जो था, ये पहले परंपरागत रूप से ये चलन था, उसको भी प्रतिबंधित इसी के आधार पे किया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा 4-5 चीज़ें जो हैं, चाहे वो बेगारी से संबंधित चीज़ें हों, यानी निःशुल्क काम कराते हो किसी से, जबरदस्ती कहते हो नहीं तुमको ये काम करना है, नहीं तो मैं तुमको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, या फिर राज्य ऐसा नहीं करेगा, ये भी है। अपने लोक प्रयोजन या सार्वजनिक कल्याण के लिए जो इस तरह के काम कराता हो, वो भी पूर्णतः निषिद्ध है इसके अंतर्गत। कोई कुछ बोल रहा है क्या, या माइक किसी का ऑन है वो आप ऑफ कर लें? डिस्टरबेंस होता है ना बोलने में, फ्लो खत्म होता है, ठीक है। इसी के साथ ये आर्टिकल 32 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि राज्य जो होता है लोक कल्याण के लिए या राज्य लोक प्रयोजन के लिए अनिवार्य भर्ती या सेवा कोई लागू कर देता है तो उसे शोषण नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको वो अनिवार्य सेवा की वजह से, जैसे सब अगर अनिवार्य रूप से ऐसी कोई व्यवस्था जैसे इजराइल में है, जैसे चाइना में भी बहुत हद तक है कि हम अनिवार्य रूप से राज्य ये कहे कि सभी व्यक्तियों को वो 21 साल तक हो जाए, 18 से 21 साल, 1 साल 2 साल, या सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मिलिट्री सेवा में आपको आकर के सेना में अपना योगदान देना है, इसके बाद आप आगे चल करके कुछ भी कर सकते हैं।
इस तरह की अगर कोई व्यवस्था हो या लोक कल्याण के लिए कुछ ऐसा नियम बनाया जाता हो, तो इस चीज़ को राज्य को यहाँ पे छूट दी गई है कि इस प्रकार की चीज़ों को वो फोर्स्ड लेबर नहीं कराएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बंधुआ मजदूरी जैसा ही एक हो गया कि स्टेट जो है, राज्य जो है, राज्य का से देश से है, सरकार से पकड़ करके ऐसा काम नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 23 के क्लास 2 में इससे राज्य को संरक्षण दिया गया है, इसका प्रोटेक्शन राज्य के इस स्टेप का किया गया है कि इस प्रकार के आशय से, यानी जो सार्वजनिक कल्याण से संबंधित हो, लोक नियोजन से संबंधित हो, ऐसा कोई कानून बना सकता है। और इस आधार पे ये भी है कि ऐसी भर्तियां करते समय केवल धर्म, प्रजाति, जाति के आधार पे उसमें भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, यानी आर्टिकल 14 का जो नियम है उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऐसा आर्टिकल 23(2) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था राज्य कर सकता है। ऐसा जो है आर्टिकल 23 में है कि इसको हम बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। मैं आपसे पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि इस तरह प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति और राज्य दोनों के अंतर्गत दिया गया, जैसा कि आर्टिकल 17 में भी यह स्पष्ट किया गया है। ठीक है, और साथ में ये भी है कि इस आधार पर राज्य ढेर सारे नियम बनाए हुए हैं, जैसा कि आप न्यूनतम मजदूरी एक्ट को आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अनैतिक व्यापार संरक्षण नियम हो गया, या फिर जो बंधुआ मजदूर से संबंधित श्रम का जो एक्ट है वो हो गया। ये सारे तमाम तरह के एक्ट बनाए गए हैं। फिर आर्टिकल 14 का नंबर आता है, आर्टिकल 14 नहीं सॉरी 24 का नंबर आता है। आर्टिकल 24 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे हैं, जो 14 साल से कम उम्र तक के बच्चे होंगे, उनको एक विशेष प्रकार से संरक्षण दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हों या कहीं खतरनाक और हैजार्डियस जो काम होते हैं उनके अंतर्गत वो अगर काम कर रहे हों तो उसमें उनका निषेध किया जाएगा। यानी ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त है। और इसके अंतर्गत ये है कि किसी भी विशिष्ट रूप से कोई 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम पे नहीं लगाया जा सकता, किसी फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, किसी व्यवसाय में नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार का नियम है। जैसे कि आप देखें कि पटाखा की फैक्ट्रियों में 14 साल से कम बच्चों को तमाम काम करने के लिए दे दिया जाता है। तंबाकू जो बीड़ी बनाने का उद्योग है उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि बच्चों से ज़्यादा काम, दिया सिलाई से संबंधित जो काम होता है, इस तरह के काम कराए जाते हैं। तो इसमें सीधे सीधे ये संरक्षण बच्चों को ये आर्टिकल 24 देता है, जिसमें है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, जो है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड to work in any factory or mine or engaged any other hazardous employment। तो इसमें कुछ चीज़ें सोचने लायक हैं। देखिए किसी भी बच्चे को यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को ये अधिकार है नहीं है किसी को भी कि वो उनको किसी कारखाने में, खान में, कोल माइन में भी छोटे छोटे बच्चों को घुसा करके पहले ऐसा काम कराया जाता था, जिसमें ऐसी व्यवस्था थी कि बच्चे छोटे होते हैं, उनका भार भी कम होता है, साइज भी उनकी छोटी होती है। तो जो कोयलरी जिसको आप लोग बोलते हैं, कोल के जो फील्ड्स होते हैं, माइंस होते हैं, अंदर उनको घुसा करके उनसे कोयला निकलवाया जाता था। इस तरह का भी काम होता था। तो इस सारे तरह के काम को आर्टिकल 24 के अंतर्गत रखा गया है और इसका निषेध किया गया है। यानी कोई भी राज्य या व्यक्ति इस प्रकार के खतरनाक कामों में बच्चों को नहीं लगाएगा, 14 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं लगाएगा, ये सीधे सीधे ये कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि ये आपके अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है, लेकिन अन्य कार्यों में उसको लगाया जा सकता है। जैसे कि फैमिली कि अगर किसी का पेशा हो, अगर कोई सड़क किनारे रेहड़ी वाला हो, अगर कोई काम अपना वो कर रहा हो, या उसके घर में कुछ इस प्रकार का काम हो जिसमें वो छोटे मोटे काम अगर वो बच्चों से करा सकता हो, वो कार्य उनसे कराया जा सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती है, उससे उसको संरक्षण बच्चों को नहीं मिला है। यानी कि कोई काम अगर जैसे आप देखें कि टैलेंट हंट प्रोग्राम में बच्चों को
गाने से लेकर के डांस सिखाया जाता है, तमाम तरह के इस प्रकार के काम कराए जाते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं आपके फंडामेंटल राइट में नहीं है। अब उन बच्चों के अधिकारों की जो रक्षा है, अवसर की स्वतंत्रता की रक्षा है, वो सब का सब आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ना होकर के कानूनी अधिकारों के अंतर्गत होता है। यानी यदि किसी को जबरदस्ती जिम्नास्टिक्स सर्कस के काम में लगा दिया गया, सर्कस का तो हैजार्डियस हो गया, वो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा काम हो गया, मतलब खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, ये सीधे अगर ऐसा कोई भी काम है जिसमें खतरनाक शब्द आपको लगता हो कि खतरनाक है, तो वो आपके फंडामेंटल राइट में आएगा। लेकिन ऐसा कोई काम जो खतरनाक तो नहीं है लेकिन बच्चा उसको कर सकता है, तो वो सब कुछ जो बच्चों के रोजगार का जो अधिनियम बनाया गया था, वो उसके तहत चाइल्ड लेबर का जो कानून है उसके अंतर्गत आएगा और उसके आधार पे उनको वो काम कराना होगा। लेकिन इसमें जो फैमिली व्यवसाय है, जैसे कोई किसान है अपने छोटे बच्चों को अगर खेत में लेकर के अगर रोपनी करवाता हो या कुछ इस तरह से कराता हो, तो उसको इसमें संरक्षण प्राप्त है, यानी उसको हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं माना जाएगा, उसके संरक्षण में नहीं, मतलब उसको संरक्षित माना जाएगा। इस आधार पे नहीं कहा जा सकता कि उसके उस बच्चे के फंडामेंटल राइट का विरोध हो रहा है। इस तरह की जो व्यवस्था है ये की गई है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह का कोई काम कराया जाता है तो वो सारा कुछ, यानी जो फैमिली व्यवसाय में कोई बच्चा काम करा रहा हो तो उसके लिए जो बाल श्रम कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत उसको युक्त और संगत, यानी उसके आधार पे रहना। किसी का माइक ऑन है, आप ऑफ कर लें। क्या देखिए, किसी का माइक, मुकेश, ये माधव कुमार जी, आपका माइक ऑन दिख रहा है, आप उसको ऑफ कर लें। तो इस आधार पे जो कानून है हमारा जो बना हुआ है उसके आधार पे उन बच्चों को कार्य कराया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 24 का उल्लंघन नहीं होगा। आप लोगों को ये क्लियर होगा। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप इसको पूछ लेंगे, ठीक है। इससे संबंधित ढेर सारे काम जो भी एक्ट बनाए गए थे आप लोगों के स्क्रीन पे क्लियर है। बच्चों का रोजगार अधिनियम हो, कारखाना का अधिनियम हो, या फिर खान का देखिए अधिनियम 1952 में बनाया गया, व्यापारी जहाज अधिनियम हो, बीड़ी या श्रृंगार के जो काम कराए जाते हैं बच्चों से उससे संबंधित हो, या बाल श्रम अधिनियम जो 1986 है जो सबसे अद्यतन अपने आप में है। इसके आधार पे ये चीज़ें हैं कि उनको बच्चों को काम पे लगाने की जो व्यवस्था है वो इन नियमों के अंतर्गत ही होगा। लेकिन यहाँ पे फिर मैं ये कहा, अगर वो खतरनाक काम है तो वो तुरंत ही वो आर्टिकल 24 के अंतर्गत वो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई खतरनाक काम नहीं है, फैमिली पैसा से संबंधित है, बच्चे को वो पढ़ाता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत छोटे हाथ बटाने वाले काम होंगे वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इससे उसको निषेध मिला हुआ है, ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है अभिभावकों को, ठीक है। इसी के साथ साथ बाल संरक्षण आयोग की भी स्थापना 2007 में की गई थी, और इनका जो मूल काम यही था कि बच्चों को आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा या फिर उनकी जो उनके ऊपर शोषण हो, भीख मंगवाने से संबंधित हो, उनके ऊपर यौन अत्याचार हो, किसी भी प्रकार से जो अत्याचार उनके साथ किया जाता है उनको हटा करके उनको विकास की सारी संभावनाओं को देखना है, उनका बचपन बचा रहे और वो उसी आधार पे, एक सामान्य आधार पे विकसित हों, उनका जीवन वो बड़े हों, इस चीज़ को देखना, ये काम जो है वो बाल आयोग के द्वारा, जो बाल संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन बाल संरक्षण आयोग के साथ साथ मानवाधिकार आयोग भी और महिलाओं के लिए जो महिला आयोग बना हुआ है वो भी इन चीज़ों को देखते हैं और उस आधार पे वो कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा है वो मानव भी है, और मानव के साथ साथ अगर कोई भी स्त्री है तो वो महिला है, अगर ऐसी बच्ची है तो वो महिला आयोग के अंतर्गत भी उसका अपने आप में आ जाता है। लेकिन बाल आयोग का जो होता है वो उसके बचपन से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं और उसको प्रोटेक्शन करने का काम है। इनको एक सिविल जज जैसी हैसियत इनको मिली हुई रहती है और वो उनको देखते हैं, उनको ऐसी सारी संभावनाएं उनको मिलें, ऐसी व्यवस्था होती है कि बच्चों को वो सारी विकास के अवसर मिले, उनको किसी प्रकार से शोषण न हो। इस आधार पे ये आयोगों का गठन विभिन्न किया गया है, ठीक है। इसके आगे जो आता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का कानून आता है, जो वो फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की जो व्यवस्था है
वो हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी धर्म को मानने का, अबाध रूप से उसका आचरण करने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें एक चीज़ और आप लोगों के आगे क्लियर होगा आर्टिकल में, मैं आप लोगों को अगर स्क्रीन शेयर में दिखाऊं तो इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सभी व्यक्तियों को मिला हुआ है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो। इसमें कहीं भी सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन आगे आप देखेंगे अगली आर्टिकल्स में जो 29 और 30 है वो सिटीजन्स से को ही मिला हुआ है। ये स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कुछ आर्टिकल्स जो होती हैं, यानी कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, जबकि कुछ आर्टिकल्स ऐसी हैं जो सिटीजन्स और फॉरेन जो एलियंस हैं, यानी विदेश से जो लोग आए हुए रहते हैं, उन लोगों को भी मिला हुआ है। इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, ठीक है। तो जो 25 जो है वो ऐसी व्यवस्था, ये राज्य के विरुद्ध जो है, ये पहला जो है ये सीधे सीधे है कि राज्य ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेगा और सभी धर्मों को एक समान आचरण करेगा, अपने सारी पॉलिसीज को का पालन जो होगा वो इस आधार पे करेगा कि जिसमें सभी धर्मों को एक समान संरक्षण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और साथ ही किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता जो होगी वो उसको बहुत ही यानी सभी लोग अपने धार्मिक स्वतंत्रता को आचरण करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे। उसको अगर किसी को मंदिर जाना है वो मंदिर जा सकता है, किसी को नमाज करना है वो वहाँ जा सकता है, अपने विभिन्न त्योहारों को अपना सकता है, और उसी को युक्त रूप से विभिन्न प्रकार से मतलब जो भी आगे कानून बनता है उस आधार पे उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, यानी अपने धर्म का प्रसार भी कर सकता है अन्य लोगों के अंदर। ये बहुत सारे लोगों चर्चित मतलब कानून है, इसमें विवाद भी विभिन्न प्रकार के होते रहे हैं, और जिसमें जो सबसे बड़ा जो विवाद है वो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन को लेकर के है। इसके अंतर्गत जो बाहर से मिशनरीज आती हैं या ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि बाहर से जो पैसे विभिन्न धर्मों के लोग भेजते हैं और उस आधार पर भारत में धर्मांतरण कराया जाता है, जिसमें लोभ होता है या कपट के द्वारा कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट जो होगा वो, मैं हिंदी में आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके अंतर्गत धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने का सभी को समान हक होगा, और ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो कि इससे संबंधित रोकता हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे स्थिति ये है कि मैंने बताया आपको कि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जिसमें कि ये बाहर से जो पैसे आते हैं या छल पूर्वक जो धर्मांतरण कराने की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में परिभाषित किया और ढेर सारे कानून भी राज्यों ने बनाए, जैसे मध्य प्रदेश ने बनाया, अन्य राज्यों ने भी बनाया, जिसमें इस प्रकार से लोभ के द्वारा, छल और कपट के द्वारा अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उसको लगाए और उसके आधार पर सजा का भी प्रावधान किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया इन लोगों ने, जो भी उसके विरुद्ध, जिनके लोगों के विरुद्ध था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये व्यवस्था दी कि देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ठीक है, यानी इन तीनों ही चीजों के आधार पे को छोड़कर, मतलब इस आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इनके आधार पे किसी भी प्रकार का राज्य कानून बना सकता है जो भी आपके अबाध रूप से धर्म को पालन करने की, आचरण करने की या प्रचार करने की जो भी स्वतंत्रता है, उस पे लोक व्यवस्था के नाम पे, सदाचार के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप देखें स्वास्थ्य के नाम पे प्रतिबंध लगा हुआ है। इस समय कोरोना का जो आपदा, इस समय वैश्विक आपदा है, उसमें विभिन्न देशों में और उसी अनुसार भारत में भी जो मंदिर मस्जिद थे वो बहुत दिनों तक बंद थे। अभी भी रिस्ट्रिक्टेड वे में परमिशन दिया गया है कि नहीं, आप कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे, जो भी त्यौहार आपको मनाया जाना है वो आपको उसी प्रावधानों के अंतर्गत मनाना है। यानी राज्य इस पर कोई भी कानून बना सकता है, कोई आदेश दे सकता है और इस आधार पे विभिन्न प्रकार के कानून बने, और उसी के आधार पे जो इससे पहले आप जो विभिन्न प्रकार के जो धर्मांतरण रोधी जो कानून बनाए थे, विभिन्न राज्यों ने बनाए हैं, वो भी इसी के आधार पे बनाए गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम व्यवस्था दी कि जो लोक व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है यदि
किसी को लोभ और छल पूर्वक और पैसे दे करके अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो उससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इस वजह से राज्य कोई कानून बना सकता है, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जा सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऐसे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं कि लोक व्यवस्था के अंतर्गत आप देखें सदाचार और स्वास्थ्य में सिखों को, जो सिख हैं उनको कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई है। उनको कृपाण का मतलब वो जो अपना एक चक्कू टाइप का एक हथियार रखते हैं कृपाण, उनको वो नहीं माना जाएगा कि वो किसी प्रकार की लोक व्यवस्था से संबंधित, यानी कि वो सामाजिक रूप से डर वगैरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके धर्म में जो केस वगैरह है और कंघा रखना होता है, कृपाण रखना होता है, इस तरह से जो चीज़ें हैं उसी आधार पे कृपाण जो है वो छोटे जो हथियार, धारदार हथियार रख सकते हैं। और आप देखते होंगे सिख लोग इस प्रकार से रखते हैं, उसका यहीं पे क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी कोई जो धार्मिक अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष पूरी तरह से नहीं है, सापेक्ष अधिकार दिए गए हैं। अमेरिका की तरह से ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें लिख करके और सारी चीज़ें बाकी छोड़ दी जाती हैं, और वो पूरी तरह से निरपेक्ष होते हैं और वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। यहाँ पे देखिए आप धर्म के नाम पे कोई भी धर्म ऐसा नहीं कर सकता है कि वो हथियार लेकर के चले, लेकिन सिख लोगों को लिए ये व्यवस्था की गई है क्योंकि उनके धर्म का जो मूल है वो ये है कि आप कृपाण रख सकते हैं। हालांकि इस आधार पे कानून वगैरह भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हथियार लेकर के चले या कहीं पे पब्लिक व्यवस्था का कानून संगत ना हो तो ऐसा नहीं कर सकता है वो, लेकिन साधारण रूप से यही है कि कृपाण धारण करना जो है आर्टिकल 24 में जो भी व्यवस्था राज्य को दी गई है उस आधार पे नियम के अधीन नहीं होगा, उसमें उसका संरक्षण होगा। ठीक है, फिर धार्मिक कार्यों के प्रबंध जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध से संबंधित स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत आप इस प्रकार से आप रख सकते हैं कि जो धार्मिक कार्य जितने भी हैं उसमें उसका प्रबंधन करना हो, उसमें लोगों का चढ़ावा चढ़ाते हों, वह जो भी आर्थिक गतिविधियां उनकी हों, उस आधार पर मंदिरों और मस्जिदों का जो प्रबंधन होता है, वो सारी जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 26 में की गई है। और इसके लिए जो व्यवस्था वो बनाते हैं उसमें राज्य कोई दखल किसी प्रकार का नहीं देगा। ठीक है, वो उसी आधार पर चल अचल संपत्ति भी, मंदिर मस्जिद जो भी गुरुद्वारे हैं वो ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और विधि के अनुसार उसका प्रशासन कर सकते हैं। जैसी व्यवस्था राज्य बनाता है उस आधार पे हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो है आप ये देखें तो व्यक्तिगत स्तर पे उसका मूल भावना जो है एक व्यक्ति के स्तर पे है, जबकि 26 जो है धार्मिक समूहों के अंतर्गत दिया हुआ है। हालांकि ऐसा करना एक मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि एक संस्था के स्तर पर 26 है, जिसमें कोई एक संस्था जैसे धर्म के आधार पे, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे मंदिर का कोई प्रबंधन हो, चाहे मठ हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको धार्मिक आधार पे अपनी संस्थाओं की स्थापना करना, उनका मैनेजमेंट करना, इन सब का अधिकार उनको दिया गया है। और ये 26 के अंतर्गत है, जबकि 25 का जो मूल आशय है वो व्यक्ति के पर्सनल स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, फिर आर्टिकल 27 जो है धार्मिक उद्देश्यों से करारोपण से संबंधित है। 27 ये सीधी ये व्यवस्था करता है कि कोई भी धर्म जो होगा, कोई भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, करारोपण नहीं करेगा, ऐसा कानून बना करके टैक्स नहीं लगा देगा जिससे किसी एक धर्म को फायदा पहुंचता हो। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। आप लोगों को बताया गया है मैंने कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। धर्म निरपेक्षता नहीं है, लेकिन इंग्लिश में सेकुलर वर्ड का यूज किया गया है उसी आधार पे, यानी ये पूरी तरह से धर्म निरपेक्ष वाली स्थिति नहीं रहेगी। धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रहेगा, लेकिन सभी धर्मों को एक समान मानेगा भी, यानी पूरी तरह से न्यूट्रल धर्म से ना होकर के और धर्म निरपेक्ष ना होकर के धर्म का विरोध नहीं करेगा जैसा कि कम्युनिस्ट चाइना में होता है, बल्कि ऐसा होगा कि सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, समान आदर भावना के साथ उसको रखेगा, विकास के लिए एक हार्मोनी ऐसी डेवलप करने की कोशिश पूरी होगी जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को राज्य बराबर मानेगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ऐसी जो व्यवस्था है वो पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत हमारे संविधान के प्रस्तावना में निहित है। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊं कि कुछ और धार्मिक आधार पे जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 16 में है। हर जगह आप देखें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यानी कि आप रिलीजन वर्ड का भी प्रयोग किया
किया गया है। रिलीजन हर जगह सबसे पहले आप देखें कि रिलीजन ही आता है, यानी धर्म के आधार पे किसी प्रकार का विरोध भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ये आपको पहले से ही कुछ धार्मिक अधिकार जो है निषेध करता है राज्यों को, यानी आपको इस धर्म के आधार पर निषेध वाली व्यवस्था जो है, कुछ धार्मिक अधिकार जो है हमको आर्टिकल 15 और 16 में भी दिए गए हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। आप लोगों को यह स्पष्ट होगा। यानी सिर्फ इतना ही नहीं, इन अधिकारों जो धार्मिक अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम आपको है, वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ही ये व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ पहले की कुछ आर्टिकल्स में भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें धर्म विशेष के आधार पे किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 15 में लोक नियोजन के संबंधित आर्टिकल 16 में है कि राज्य नीति बनाने में, लोक नियोजन में इन आधार पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा अन्य प्रावधानों के अनुसार। ठीक है, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। रिलीजन, रेस, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। म्यूट कब से हुआ है? जस्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, तो मतलब समझ में आया आप लोग कहाँ पे म्यूट हुआ है? अगर ज़्यादा समय से हुआ हो तो मैं कुछ पहले से जाके आप लोगों को बताऊं। जस्ट वो भी हुआ है ना, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखें तो राज्य जो है वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो है, डिसेंट, इस आधार पे यानी धर्म का कुछ संरक्षण या धर्म से संबंधित अधिकार आपके 14 में भी, आपके 15 में भी है, 16 में भी है। लेकिन धर्म से संबंधित जो विशेष रूप से जो अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो आपके दिए गए हैं, वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो दिए गए हैं, यानी 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल जो हैं वो सीधे सीधे धर्म से संबंधित अधिकार हैं। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे अधिकार धर्म के आधार पे आपको पहले मिले हुए, यानी धर्म के आधार पे राज्य कोई विभेद नहीं कर सकता है अपने सार्वजनिक नीतियों के क्रियान्वयन में, या फिर अपने जो विभिन्न प्रकार के लोक नियोजन के यानी सरकारी सेवाओं में किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। लेकिन आपको बताएं, ये फिर मैंने अभी बताया था कि ये निरपेक्ष नहीं है, यानी ये सापेक्ष है, यानी विभिन्न प्रकार के इसमें अपवाद भी कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इस आधार पे व्यवस्थाएं जो हैं वो विधि के अंतर्गत होनी चाहिए, जैसा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारे आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 आता है। 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज राइट जिसको कहा जाता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। आप देखें तो ये सारे जो 25 से लेकर 28 तक, ये सभी व्यक्तियों को दिया हुआ है, भारत के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों के अंतर्गत। जबकि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये आपके सीधे सीधे, अगर मैं मूल आर्टिकल आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं तो इसमें सीधे सीधे ये व्यवस्था की गई है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, देखिए वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, जो भारत का नागरिक होगा उसी को 29 और 30, ठीक है, ये व्यवस्थाएं उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो कि भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये व्यवस्था जो है भारत में रहने वाले सभी लोगों को नहीं मिला हुआ है। वे लोग जो लोग भारत के नागरिक होंगे उनको ही, यानी पूर्ण नागरिक का जिनके पास दर्जा होगा, उन लोगों को ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके मिले हुए हैं। ये व्यवस्था की गई है। जबकि ये सारे जो 25 से लेकर 28 तक की जो व्यवस्था है वो सारे लोगों के लिए है। आप देखें तो हर जगह इंडिविजुअल लिखा होगा, पर्सन लिखा होगा, इस तरह के जो शब्द हैं, व्यक्ति लिखा होगा हिंदी में, ऐसी व्यवस्था की हुई होगी। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे भारत के संविधान में जो भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसके अंतर्गत दो प्रकार के, ये हमेशा ये भी एक चर्चित इश्यू है, दो प्रकार की माइनॉरिटीज की व्यवस्था की गई है। पहली जो माइनॉरिटीज है वो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी है, दूसरा जो है लैंग्वेज बेस्ड। देखिए ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, में अगर कर्सर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रिलीजन एंड लैंग्वेज, दो प्रकार की माइनॉरिटीज की व्यवस्था यहाँ पे
होती है की गई है, यानी धार्मिक आधार पे एक अल्पसंख्यक होते हैं, दूसरा जो है भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक होते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे है। पूरी तरह से हमारा संविधान जो है माइनॉरिटीज को परिभाषित भी नहीं करता है। जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखें ये आर्टिकल 29 एंड 30, ये इतना ही कुल अपने आप में आर्टिकल है, यानी कि कोई अलग से माइनॉरिटीज की परिभाषा न देकर के सिर्फ इतना ही लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये सब परिभाषित करने का जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया है कि माइनॉरिटीज की क्या परिभाषा हो सकती है। लेकिन ये विवाद हमेशा होता रहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में कि माइनॉरिटीज को परिभाषित किया जाए, पूरे देश के आधार पर माइनॉरिटीज बनाई जाए या स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज का निर्धारण हो। जैसे अगर आप कहें कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो यदि कोई ऐसी माइनॉरिटीज जो हैं जो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में रहते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, जैसे सिख हो गए और अन्य सारे धर्म हो गए, बौद्ध हो गए, तो ये सारी जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप में देश के स्तर पे है। लेकिन राज्य के स्तर पे अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज हो सकता है, या फिर केरल वगैरह में, या मिजोरम में जो है एक हिंदू को माइनॉरिटी की स्थिति हो जाती है, यानी अल्पसंख्यक की स्थिति हो जाती है। तो हमेशा बार बार जो ऐसी जो जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले जो भी एक संरक्षण उनका वो देना चाहते हैं हिंदू धर्म को खास, वो ये कहते हैं कि स्टेट लेवल पे भी माइनॉरिटीज का निर्धारण हो और उस आधार पे उनको वो विशेष व्यवस्थाएं धर्म के आधार पे की जाएं। ऐसी मतलब हमेशा ये सारी चीजें चर्चा का एक विषय रहता है। और अलग तरह से संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माइनॉरिटीज राइट्स को और ज़्यादा स्पष्ट करने की बात भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था में जो भारतीय नागरिक जो हैं, नेता लोग जो हैं, ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्कूल्स जो हैं वो ऐसा करते रहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जो लिखा हुआ है ये है कि भारत में रहने वाले कोई भी सिटीजन्स जो हैं उन पे राज्य जो होगा उनके लैंग्वेज स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होती है। लिपि का मतलब जो भी, जैसे हम लोग भाषा हमारी हिंदी है लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है। संस्कृत की भी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है। उर्दू की स्क्रिप्ट जो है वो पर्शियन है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट हो उनका, अपना लैंग्वेज हो और कल्चर हो। जैसे आप देखें कि मैथिली एक अलग से मुझे पता नहीं कि उनको उसका एक अलग स्क्रिप्ट है कि नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज है उनकी। ठीक है, मैथिली की। अब आप लोग बता सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट भी उनकी अलग लिपि है या नहीं, कोई बता सकता है? तो हमने ये देखेंगे कि उसके जो कौन बोल रहा है बताएं। क्या मैथिली में कखा गघा अलग तरीके से लिखा जाता है? मैं सुना हूं लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो अगर वो अलग तरीके से लिखा जाता होगा तो उसके एक अलग लैंग्वेज के साथ साथ वो एक अलग स्क्रिप्ट भी है। मैथिली जो हमारे भाषा के रूप में हमारी अनुसूची में भी इसको दर्जा दिया गया है, एक अनुसूचित लैंग्वेज है। तो उसी आधार पे हम एक अलग से, अगर कोई भाषा कम स्तर पे बोली जाती है तो उस आधार पे उसका निर्धारण माइनॉरिटीज़ के आधार पे कर सकते हैं। और यदि कुछ धर्म को मानने वाले कम लोग हों उनको भी माइनॉरिटीज़ के रूप में ले सकते हैं। और स्टेट उस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी की भाषा के आधार पे, उनके कल्चर के आधार पे, किसी उनकी संस्कृति आधार पे। ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29 के आधार पे ये दिया हुआ है। देखिए, आप एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ धर्म नहीं लिखा हुआ है। धर्म से संबंधित जो चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन अगर आप कहें तो ये आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में अपने आप में पहले से ही दे दिया गया है कि धर्म के आधार पे राज्य विभेद नहीं करेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी की भाषा के आधार पे, यानी वो और उसी के आधार पे, उनके लिपि के आधार पे और उनके संस्कृति के आधार पे भेद नहीं करेगा। ठीक है, और उसी आधार पे उनके किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको राज्य एडमिशन देने के लिए, उनका दाखिला करने के लिए उनके रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और इनमें से किसी एक पे भेदभाव की नहीं करेगा, यानी सभी लोगों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है। फिर राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये माइनॉरिटीज को विशेष रूप से ये अधिकार है, एक बहुत बड़ा अधिकार होता है जो हमेशा चर्चा में रहता है कि जो माइनॉरिटीज इसी रिलीजन और
लैंग्वेज के नाम पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने का और अपने उसी आधार पे उन्हीं मान्यताओं के आधार पे उनको प्रैक्टिस करने का ये अधिकार दिया गया है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिया हुआ है। ये मेन स्ट्रीम के जो भी धर्म है या भाषा है उस आधार पे किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। उस आधार पे विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थानों का नाम आप लोगों को पता होगा। विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक संस्थान हैं जो अपने कल्चर के आधार पे, वो अपने लैंग्वेज के आधार पे उसको इस्टेब्लिश करते हैं और उनको एजुकेशन शिक्षण संस्थान और उनको वो एडमिनिस्टर भी करते हैं, उनका मैनेजमेंट भी करते हैं। उसमें राज्य की दखलंदाजी नहीं होता है, भले ही वो स्टेट फंडेड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है। देखिए, एक चीज़ मैं आर्टिकल 25 में ये भूल गया था कि इसमें कहीं भी किसी को भी अगर रेगुलेटिंग रिस्ट्रिक्शन एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल नहीं, ये चीज़ें तो मैंने बता दी हैं आप लोगों को। जो हिंदू को यहाँ पे आर्टिकल सब क्लास बी में जो क्लास, देखिए आर्टिकल जो होता है वो अनुच्छेद होता है, उसके अंदर जो विभिन्न आर्टिकल 1A 29(1) वो जो होगा वो उसका एक क्लास होगा, और 29(1A) जो होता है वो यानी उसके अंतर्गत भी एक छोटी आर्टिकल जो है वो उसको क्लास सब क्लास बोलते हैं, यानी सबसे बड़ी आर्टिकल, उसके नीचे क्लास और उसके अंतर्गत और दूसरा उसमें डिवीजन है तो सब क्लास होता है। तो उसमें सिख, जैन, बुद्ध ये सभी धर्मों को बेसिकली अगर सब क्लास 2 के अंतर्गत जो भी दिया हुआ है 15(2) में, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही लिया जाता है, माना जाता है और इस आधार पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा भी एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्टूडेंट होगा उसको ज़बरदस्ती प्रार्थना सभाओं में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। यदि वो छोटा है, माइनर है, तो उससे उसके पेरेंट्स से परमिशन लिया जाएगा और उस आधार पे अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती है जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है और उसमें वो जा रहा है, उसमें एडमिशन उसने लिया है, तो प्रार्थना सभाओं में वो भाग लेने के लिए उसके गार्जियन का परमिशन भी आवश्यक होता है। ऐसी व्यवस्था हमारे अंतर्गत मौलिक अधिकारों में की गई है, धर्म से संबंधित अधिकारों में। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो धर्म से संबंधित अधिकार हैं, 29-30 जो हैं आपके माइनॉरिटी से संबंधित अधिकार हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आर्टिकल 31 जो आता है, अगला जो नंबर है, जो कि हमारे संविधान से देखिए ओमिटेड ये लिखा हुआ है कि 44 अमेंड 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में इसको पूरी तरह से निकाल दिया गया। ये संपत्ति के संरक्षण की बात थी। इसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ था कि आप सभी व्यक्तियों को संपत्ति से संबंधित ये अधिकार था, जिसमें सभी व्यक्तियों को संपत्ति के अर्जन करने, उसका व्यापार करने यानी खरीदने बेचने से संबंधित जो कानून था, उसको रखने से संबंधित कानून था, यानी आप जमीन रख सकते हैं, कोई भी संपत्ति चल हो या चल हो उसको रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसमें राज्य आपका मौलिक अधिकार था और राज्य इस पर किसी प्रकार का नियम नहीं बना सकता था, यानी इसको कम नहीं कर सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को अथाह रूप से संपत्ति रखने का, भूमि रखने का अधिकार था। आज़ादी के बाद इस तरह की व्यवस्था तो कर दी गई, लेकिन आप देखें तो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो अभी भी बिहार में पूरी तरह से नहीं है, ढेर सारे राज्यों में जैसे केरला में हो गया, बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में हो गया, जमींदारी उन्मूलन की व्यवस्था कानून बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा चुका है। चाहे भूमि की हदबंदी जो है, कंसोलिडेशन या चकबंदी जिसको बोलते हैं, उसकी से संबंधित जो नियम थे, या फिर जो सार्वजनिक संस्थानों को, कारखानों को बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जो लोग सार्वजनिक जो उद्यम स्थापित करने के लिए जब लोगों को जमीनों का अधिग्रहण किया जाता था, तो वो ये सभी लोग फंडामेंटल राइट को का सहारा लेकर के जिसका भी जमीन लिया जाता था इस आधार पे, या फिर जमींदारी कानून के तहत जिन लोगों का जमीन को कम किया गया, या कंसोलिडेशन के द्वारा चकबंदी, आहदबंदी, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, तो उस आधार पे जब जमीनों को, यानी लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जब राज्य जो है, राज्य का मतलब जो देश या सरकार है, जब उनको टच करती थी, उनको छेड़छाड़ करती थी, तो सभी लोग आर्टिकल 32 का सहारा लेके सभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और कहते थे कि भाई देखिए, ये राज्य ने हमको संपत्ति से संबंधित अधिकार दिया हुआ है कि हम उसको रख सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसमें राज्य किसी भी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेगा, तो आप लोग क्यों इसको इस प्रकार से करते हैं। तो उसी आधार पे
विभिन्न प्रकार के कानून इससे पहले बना दिए गए, ठीक है। जब 1978 से संबंधित जब ये 1978 में पास हुआ, उससे पहले जब ये चीज़ें देखी जाने लगी आज़ादी के बाद, तो विभिन्न प्रकार के अन्य कानून बनाए गए जो कि इसी का संरक्षण करते थे कि राज्य एक्विजिशन कर सकता है, यानी किसी की संपत्ति है, अगर सड़क बनाना हो, कारखाना बनाना हो, तो उसकी संपत्ति ले सकता है और उस आधार पे उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है 31A और फिर 31B, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये उसमें की गई। ये देखिए 1968 के आधार पे और फिर बाद में 1955-68 में ये विभिन्न प्रकार के प्रावधान जो हैं किए गए, लेकिन फिर भी बार बार ये मामले कोर्ट में चले जाते थे, अभी भी कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसी आधार पे आप देखें तो बाद में जो 44th अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये आर्टिकल 31 को सीधे हटा करके आर्टिकल 300A में इसको रख दिया गया और इस आधार पे उनको एक ये संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का दर्जा न होकर के इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी सभी आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको कानूनी अधिकारों के आधार पे, वो अगर 226 के अंतर्गत आता है तो 200 हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है उसमें जा सकते हैं। यानी मुआवजा की भी जो बात आती है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो कंपनसेशन की बात थी, कंपनसेशन को भी उसमें हटाया गया और उसमें जो है वो सीधे राशि कर दी गई, यानी जो भी राशि है वो दिया जाएगा, यानी कि आप बाजारू रेट पे तो दे सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं भूमि का, राज्य सरकार कर सकता है, लेकिन ये सारा जो है आर्टिकल 31 के अंतर्गत जो है वो कानूनी अधिकारों के अंतर्गत रख दिया गया। यानी राज्य आपसे वैसे ही नहीं ले लेगा, राज्य उसके बदले में, पहले मुआवजा का शब्द था, मुआवजा कंपनसेशन देगा, लेकिन अब ये है कि एक राशि जो भी उसको उचित लगता है दे, लेकिन वो बाजार के मूल्य के अनुसार होना चाहिए, ये व्यवस्था भी है। लेकिन ये सब कानूनी अधिकारों के अंतर्गत रख दिया गया है, यानी 30A में रखा है, फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में नहीं है, इसलिए ये इसका ये जो है थोड़े से न्यून पड़ जाते हैं, क्योंकि इसमें आप सामान्य अदालतों के अंतर्गत, सामान्य कानूनों के अंतर्गत इसमें आपकी सुनवाई होती है और ढेर सारे संरक्षण इसी आधार पे बना करके राज्यों ने बना दिया है और उस आधार पे राज्यों ने कानून बनाए हैं, जिसमें से किसका माइक ऑफ है, क्या हो गया, माइक ऑफ कर लें आप, है ना। तो इसमें जो 31A, 31B, 31C जो है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। फिर 9वीं अनुसूची भी इसी आधार पर लाई गई संविधान में और विभिन्न प्रकार के संविधान संशोधन भी किए गए। राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जा रहा था 26वें संविधान संशोधन के आधार पर, उसको हटाया भी गया, यानी कि जो राजा महाराजा का जो अलग से जो पेंशन वगैरह दी जाती थी वो सब चीज़ें हटा दी गई और इसको संपत्ति के अधिकार को एक सीमित अधिकार करते हुए कानूनी अधिकार कर दिया गया और राज्यों के जो अधिग्रहण से संबंधित हों या फिर विभिन्न लोक सार्वजनिक जो उद्यम के और लोक कल्याण के कार्यों के लिए संपत्ति के अधिकार में राज्यों के जो एक हस्तक्षेप है उसको स्वीकार किया गया। ऐसी व्यवस्था करके उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300A के अंतर्गत दे दी गई, यानी आपका 31A का इस समय कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, किसी प्रकार का अस्तित्व 31 का कोई अस्तित्व नहीं है, जो संपत्ति से संबंधित अधिकार नहीं है। और इसके बाद सीधे सीधे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आ जाता है, यानी 31 का जो व्यवस्था है उसको न्यून करके उसको 300A के अंतर्गत रख दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार अगर कोई पूछता है तो मूल अधिकार नहीं है, वो अब हमारा संविधान के अंतर्गत ही दिया हुआ है, लेकिन ये कानूनी अधिकार है और इसको हटा दिया गया। ठीक है, आगे की जो क्लास होगी वो हमारी आगे जो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं उससे संबंधित होगी। मैं स्क्रीन शेयरिंग हटा रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछिए, किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रश्न हो? आवाज नहीं आ रही है, कौन पूछना चाह रहा है?
ठीक है, तो आज की क्लास आज समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न होगा तो आप अगली क्लास में पूछेंगे, या फिर अभी मैं एक बार और मौका देता हूँ, अगर कोई हो तो माइक ऑन करके वो पूछ सकता है। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हूँ या कुछ पूछना हो पिछली क्लास से संबंधित भी, अगर यदि कुछ ऐसा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास समाप्त होती है। कल संभवतः मैं 11 बजे के आसपास लूँगा। इसकी सूचना मैं आप लोगों को सुबह 9 बजे के आसपास दे दूँगा। कल की जो क्लास होगी संवैधानिक उपचारों का की क्लास होगी, और इससे संबंधित संविधान या अब तक जो पढ़ाया गया आप लोग कल की क्लास में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल प्रति है इंग्लिश और हिंदी में व्हाट्सएप आप लोगों के ग्रुप में कर दिया है, उस चीज़ को भी आप लोग देखेंगे, और हमेशा आप लोग उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इंग्लिश जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा सरल है, हिंदी जो है थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में हमारा जो संविधान के अंतर्गत जो हिंदी लिखी हुई है वो नहीं है, जबकि इंग्लिश कंपैरेटिवली हिंदी की तुलना में ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग किताब में पढ़ रहे होते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ें जो होती हैं, यानी आप लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके उससे संबंधित पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट को जो भी मैंने पीडीएफ कॉपी में दे रखी है आप लोगों को, अद्यतन भी है 2019 तक का, उसमें कार्रवाइयाँ लिखी हुई हैं, और इससे बाद भी अगर कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती तो विकिपीडिया जो है वो हिंदी और इंग्लिश में है, उपलब्ध है। आप लोगों का ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों पे ये विकिपीडिया उपलब्ध है। आप लोग विकिपीडिया से संबंधित इसमें पढ़ भी सकते हैं, उससे भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज की क्लास आप लोगों को समाप्त करता हूँ। अगर कोई तक आप लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, आप लोग करते नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, आप लोग कुछ पूछा करिए। ठीक है, ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। ओके।